Okay, fine. So, hello and welcome all. Today is our first day of digital marketing training journey. आज हम लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सेशन हम लोगों का फर्स्ट सेशन है, जिसमें कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बातें करेंगे और चीज़ों को आगे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने कंप्लीट हमारा मॉड्यूल देख लिया होगा और आपने ये देखा होगा कि टोटल हम लोग अपने सेशंस के दौरान 24 मॉड्यूल फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं मैं कि अपने पूरे कंप्लीट कोर्स में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने देख ही ली होगी। ठीक है, तो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के पूरे कोर्स के दौरान 24 मॉड्यूल्स हैं। ओके, जिसमें कि सबसे पहला मॉड्यूल हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग है, यानी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोगों का अगला टॉपिक जो होगा वो वेबसाइट डेवलपमेंट का होगा, फिर एसईओ, देन गूगल एडवर्ड्स, फिर गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। टोटल इसी तरीके से और भी 12 मॉड्यूल्स हैं। गूगल एडसेंस, ई कॉमर्स मार्केटिंग, लीड जनरेशन, ई कॉमर्स एंड न्यूज वेबसाइट डेवलपमेंट, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, देन इसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरीके से टोटल हमारे 24 मॉड्यूल्स हैं। इन 24 मॉड्यूल्स में स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। उन सारी चीजों पर आप लोगों को सेशंस के बाद रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस पर्पज से कुछ असाइनमेंट्स और कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिया जाया करेंगे, जिनको करके आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है डिजिटल मार्केटर की रिक्वायरमेंट इंडिया में लगभग पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, और जितने भी लोग बिजनेस अपना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहते हैं। तो एक बात और भी समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी बिजनेस हो रहा है तो जब तक उस बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होती है, तब तक जाहिर सी बात है कि वो बिजनेस लोगों की नजर में नहीं आता है। ठीक, तो अभी सबसे पहला एक बात यह है कि अगर हमें बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है तो हर एक बिजनेस की एक वेबसाइट का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जब तक आपके पास अपनी एक वेबसाइट नहीं होगी और आपके पास जब तक अपना एक पोर्टल नहीं होगा, तब तक आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन कहाँ पे रखोगे। लाइक सपोज करो कोई आपसे कह रहा है कि आपका बिजनेस है, ठीक है, लेकिन मुझे आपके बिजनेस के बारे में अभी और भी ज्यादा चीजें जाननी है। तो जाहिर सी बात है, आप अगर उसको अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें बताना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसको अपनी वेबसाइट का यूआरएल दोगे और उससे बोलोगे कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और जा करके वहां पर आप हमारे बारे में डीप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक, तो हर एक बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस को बनाने के लिए वेबसाइट का होना बहुत जरूरी होता है, सिंपल सी बात। अच्छा, लेकिन क्या केवल वेबसाइट से ही सारा काम हो जाता है? तो ऐसा नहीं है कि केवल वेबसाइट से ही सारा काम हो जाता हो। वेबसाइट के सिवा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको ध्यान रखनी होती है, तभी जाकर के हम एक प्रॉपर तरीके से काम कर पाते हैं, और तभी जाकर के हमारी जो प्रेजेंस है वो ऑनलाइन मोड पे बन पाती है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी एक चीज और समझिएगा कि सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन होता है, सर दैट व्हाट इज वेबसाइट। कैन एनीवन प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज वेबसाइट? एनीवन? जस्ट फील फ्री टू आंसर, ठीक है ना। अभी इस सेशन में कोई बहुत ज्यादा लोग भी नहीं है। आप लोग आराम से एक एक बात को जब तक करोगे नहीं, तब तक आप चीजें ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन जो भी मैं पूछूं आप उसका आंसर दीजिएगा, तभी क्लास में ज्यादा मजा आएगा। एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन किया कि आप लोगों ने सबने सुना होगा कि हर एक बिजनेस की अपनी अपनी एक वेबसाइट होती है। तो सबसे पहले ये बताइए, व्हाट इज वेबसाइट? आपकी नजर में वेबसाइट किसे कहते हैं? ऋषभ, यू कैन स्टार्ट। ये वेबसाइट ऑनलाइन पेज है जिसपे हम लोग अपने इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं अबाउट आवर बिजनेस और थिंग। ठीक है, कुछ मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स के नाम बताएंगे? मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स अमेजोन। अमेजोन और? कोई भी मतलब ऐसे ही जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा। अनुपम, आपकी नजर में वेबसाइट का क्या मतलब है?
ओपिनियन में सिर्फ वेबसाइट है कि जहाँ पे हम लोग किसी भी कंपनी के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, वो किस उसकी क्या परफॉर्मेंस है, हम लोग ये जान सकते हैं। किस तरीके की वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कोई भी कंपनी है कि किस तरीके से प्रोडक्ट यूज कर रही है, उसके करंट सिनेरियो को देख के, मतलब करंट मार्केट की सिचुएशन को देख के किस तरीके यूज कर रहे हैं, वो हम लोग देख सकते हैं वेबसाइट से। क्योंकि सर आज के डेट में क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या हो रहा है कि हर एक कंपनी सब ज्यादातर अपने जो बेसिक हिस्ट्री होती है वो उसमें वेबसाइट में सब क्रिएट करते हैं, उसी में डालते हैं अपनी इंफॉर्मेशन पूरी। ओके फाइन, ठीक है। सो आयुषी जी, आप बताएं, आपकी नज़र में वेबसाइट का क्या मतलब है? Website is just like online presence of any organization in a simple words. ओके फाइन। सो आप सभी लोगों ने अपनी अपनी नज़र में वेबसाइट का बिल्कुल एकदम सही मीनिंग बताया, लेकिन अगर इसको टेक्निकल भाषा में समझा जाए तो टेक्निकल भाषा में एक सिंपल सा हम लोग सेंटेंस यूज कर सकते हैं। प्लीज वॉइस म्यूट कर लें जिससे कि बैकग्राउंड साउंड ना हो। म्यूट किसी का खुला रह गया शायद। सो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। देखो, अब सिंपल सी बात है, आपको मैंने एक सिंपल से सेंटेंस में डेफिनेशन को समझाने की कोशिश की है। इफ समवन आस्क्स यू दैट व्हाट इज वेबसाइट, यू कैन सिंपली आंसर वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब एक बात होती है, अगर आप ध्यान से समझो, चाहे दुनिया की कितनी भी पॉपुलर वेबसाइट आप उठा लो, हर वेबसाइट के अंदर काफी सारे पेज होते हैं और वो सारे पेज आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो कुछ मान लीजिए कि हम लोगों ने पॉपुलर वेबसाइट्स के नाम लिखे। लाइक मान लीजिए हम लोगों ने लिखा जागरण.com, अभी ऋषभ ने बोला अमेजन का। हम लोगों ने एक मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट का नाम लिखा amazon.in। ठीक है, हम लोगों ने एक मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट का नाम लिखा snapdeal.com। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट्स आप लोग डे बाय डे लाइफ में यूज करते होंगे। अगर मैं इसमें से एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, लाइक मैंने यहाँ पर अमेजन की वेबसाइट ओपन कर ली आपके सामने। ठीक, तो जब आप इस अमेजन की वेबसाइट को देखोगे तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट आ रहे हैं। अब अगर इसमें से मान लीजिए कि मैं कोई भी एक प्रोडक्ट रैंडमली चूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्रोडक्ट चूज किया। ठीक, सो अभी अगर आप देखो तो इस प्रोडक्ट को अगर मैंने चूज किया और अगर मुझे ये चूज करने के बाद कैसे भी पसंद आ गया, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ से बाय नाउ करके बाय नाउ पे क्लिक करूंगा और मुझे बाय नाउ वाला पेज ओपन होकर के मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखो तो अमेजन के पास काफी सारे प्रोडक्ट है और अमेजन के पास जितने भी प्रोडक्ट है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखे हैं। अब होता क्या है ना कि इन सारे प्रोडक्ट को अगर डाला गया है तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट अमेजन के सर्वर पर स्टोर होते हैं। अमेजन के सर्वर पर स्टोर होते हैं। अब ये सर्वर क्या है, धीरे धीरे हम लोग सारी बातें समझेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी अगर बात समझो तो आप यहाँ पे काफी सारे पेजेस बने हुए हैं और उन सारे पेजेस को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है, तब जाकर के ये वेबसाइट कंप्लीट हो पाई है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक बेस्ट सेलर्स का पेज है, यहाँ पे एक मोबाइल्स का पेज है। अगर मैं मोबाइल्स पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के मोबाइल फोन्स मेरे पास ओपन हो जाएंगे। अब इसमें से कोई एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन की कैटेगरी अगर मुझे पसंद आ जाती है तो वहां पे जाकर के मैं उसको चूज करूंगा, ओपन कर लूंगा। फिर उसके बाद एक बाय नाउ पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज ओपन होगा। इस तरीके से अगर आप देखो तो हर एक बटन को क्लिक करने के बाद हमेशा एक नया पेज ओपन हो रहा है। तो अगर आप सिंपल सी बात समझो तो हम लोग काफी सारे वेब पेजेस बनाते हैं अलग अलग, और उन सारे वेब पेजेस को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर देते हैं, जिससे कि हमारी एक वेबसाइट तैयार हो जाती है। जैसे कि आप लोग अगर बेसिकली बात करो तो हमारे एक क्लाइंट है, उनकी वेबसाइट अभी मैं आपको दिखाता हूं आपके सामने, उस एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। केक बेकर्स डॉट स्टोर्स उनकी वेबसाइट का नाम है। जस्ट अ मिनट, मेरे ख्याल से यूआरएल में कुछ मिस्टेक है। यूआरएल में ही मिस्टेक है थोड़ा सा।
फाइनली वेबसाइट ओपन हो गई है। तो अगर अभी आप देखो यहाँ पे, तो ये एक हमारे क्लाइंट हैं जो कि कानपुर में केक का काम करते हैं, ठीक है। ये ऑल ओवर द कानपुर केक की सप्लाई किया करते हैं। अब देखो है क्या, अगर आप सिंपल से शब्दों में समझोगे तो इन्होंने काफी सारे यहाँ पे अलग अलग पेज बनाए हुए हैं। यहाँ पे एक होम का पेज बना है, यहाँ पे एक अबाउट का पेज बना है, एक कॉन्टेक्ट अस का पेज बना है, ठीक है, एक ग्रोसरी आइटम, कार्ड, कन्फेक्शनरी, फास्ट फूड, बेवरेजेस, बेकरी आइटम। और इसके अंदर भी अगर आप देखो तो बेकरी आइटम पे क्लिक करेंगे ना तो केक और पेस्ट्री 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अबाउट पे क्लिक करेंगे तो और भी 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, पेजेस हैं जो कि अलग अलग बनाए गए हैं, और इन सारे पेजेस को आपस में लिंक कर दिया जिससे कि एक वेबसाइट कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, सिंपल से शब्दों में अगर समझा जाए। अब एक बात समझना, जितने भी लोग प्रोग्रामिंग सीखते हैं या फिर जितने भी लोग वेबसाइट बनाते हैं, वो लोग वेबसाइट को बनाने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, तब जाकर के वो एक बेहतरीन वेबसाइट बना पाते हैं। लाइक अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी HTML का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो HTML का यूज करा जाता है, CSS का यूज करा जाता है, जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसका भी यूज किया जाता है। ठीक, तो अगर आप सिंपल सी भाषा में समझो तो जब भी हमें एक वेबसाइट बनानी होती है तो वेबसाइट को बनाने के लिए हमें काफी सारी लैंग्वेजेस को सीखना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम इन लैंग्वेजेस को सीखने जाते हैं तो जाहिर सी बात है मोर देन 6 मंथ का टाइम लग जाता है। उसके बाद एक्सपर्टाइज के लिए हमको और भी टाइम देना होता है। लाइक अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, अगर मैंने आपको बता दिया कि आपको ये सारी लैंग्वेज सीखनी है, तो पहली बात तो आप यही देख के घबरा जाओगे कि इतनी सारी लैंग्वेज सीखेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, साथ ही साथ दिमाग भी बहुत लगेगा, मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। तो ये सारी लैंग्वेजेस को यूज करके अगर हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो एक टाइम टाइम टेकिंग काम हो जाता है। हम लोग ऐसे बहुत सारे फ्री टूल हैं जिनका यूज करके वेबसाइट को बनाएंगे और उनको कस्टमाइज करेंगे। हम अगर इन टूल्स का नहीं भी यूज करेंगे तब भी हम एक अच्छी वेबसाइट बना पाएंगे। अब एक बात समझना, बिल्कुल वेबसाइट डेवलपमेंट का एकदम बिल्कुल मैं इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। ये समझ लो बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको अभी दी जा रही है वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में। जब भी एक वेबसाइट बनाई जाती है तो वहां पे 2 चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। पहला, एक उस वेबसाइट का फ्रंट एंड पोर्शन होता है, और दूसरा उस वेबसाइट का बैक एंड पोर्शन होता है, ठीक है। तो जब भी अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने कोई भी वेबसाइट देखी होगी तो हर वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है और हर वेबसाइट का बैक एंड होता है। अब एक बात होती है कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रंट एंड का मतलब होता है कि जो भी हमें चीजें ऊपर ऊपर दिख रही हैं, मतलब जो भी चीजें हमें ऊपर ऊपर दिख रही हैं, जो भी चीजें हमें क्लाइंट साइड पे दिख रही हैं, वो फ्रंट एंड कहलाता है। लेकिन उसके पीछे का जो भी लॉजिकल काम हो रहा है वो बैक एंड के द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से बेकरी आइटम पे गए, आपने यहाँ से केक्स पे क्लिक किया, जाहिर सी बात है इनके जितने भी केक इन्होंने वेबसाइट पे डाले होंगे वो ओपन हो जाएंगे। हालांकि शायद इन्होंने अभी कुछ प्रोडक्ट की शॉर्टलिस्टिंग नहीं करी है, तभी यहाँ आइटम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अभी एक बात समझना, अब एक बात समझो, अब इसमें से अगर फ्रंट एंड और बैक एंड को अगर समझोगे तो बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपने अबाउट अस पे क्लिक किया, और अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद आपको उनका अबाउट अस का पेज ओपन होकर के मिल गया। तो ये जो डेटा और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये फ्रंट एंड कहलाता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन यूजर को दिख रही है वो फ्रंट एंड कहलाता है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए जो कोडिंग की गई है या फिर जो मैनेजमेंट किया गया है जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन दिख पा रही है, वो बैकएंड का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताइए, जैसे कि आपने अमेजन की वेबसाइट खोली, आपने कोई भी प्रोडक्ट वहां पे क्लिक किया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए आपने एक शूज चूज किया, वहां पे नाइकी का शूज आपको पसंद आ गया, तो वो जो नाइकी के शूज की लिस्ट आ रही है वो फ्रंट एंड पर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मान लीजिए उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट हमने चूज किया और उसको ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद फिर बाय नाउ किया, तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है। अब एक बात बताइए, जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, तो जब आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो तो वो जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो किसके पास जाती है, अमेजन के सर्वर के पास जाती है। फिर आपका ऑर्डर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो आपके पास एक मैसेज आता है, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली। तो वो जो काम पीछे से हो रहा है वो बैकएंड का हो रहा है, जिसका यूजर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है।
लेकिन अगर मैं बात करूं जो काम हम अपनी स्क्रीन पे कर रहे हैं वो फ्रंट एंड है। जैसे आप फेसबुक चलाते हो, फेसबुक में भी फ्रंट एंड और बैक एंड का एग्जांपल समझिए, ठीक है। आप सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी का नाम सर्च किया, लाइक मुझे अनुपम गुप्ता करके कोई एक पर्सन सर्च करना है फेसबुक पे, तो मैंने नॉर्मल सर्च बार में टाइप कर दिया अनुपम गुप्ता और एंटर कर दिया, ठीक। अब हम लोगों ने अपने फ्रंट एंड पे अनुपम गुप्ता डाला, ठीक है, लेकिन वो जो अनुपम गुप्ता सर्च हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फेसबुक के डेटाबेस पे हो रहा है। अच्छा, कैसे सर्च हो रहा है, कौन सर्च कर रहा है, वो डेटा कहाँ रखा था, कहाँ से आ रहा है, इन सब बातों से हमारा कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ये सारा का सारा काम बैक एंड पे हो रहा होता है और फ्रंट एंड पे वो काम हो रहा होता है जो हमको दिखता है, ठीक है। तो हर एक वेबसाइट को बनाने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, पहला फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड। ये जो आप तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊपर की देख रहे हैं ना, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट वाली, ये तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी फ्रंट एंड में यूज होती है। मतलब अगर आप किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलप करना चाहते हो तो उस केस में आपको ऊपर की तीन लैंग्वेजेस यूज करनी होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप अगर नीचे की दो लैंग्वेजेस यूज करते हो तो ये दो लैंग्वेजेस यूज करके आप बैकएंड बना सकते हो, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि आप ये ओरेकल यूज करते हो तो ओरेकल यूज करके डेटाबेस बनाया जाता है। डेटाबेस का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर हम डेटा स्टोर करेंगे। जैसे कि सपोज करो, आप एक काम करो, अमेजन की वेबसाइट का एग्जांपल लो, ठीक है। अमेजन की वेबसाइट पर अमेजन ने लाखों और करोड़ों प्रोडक्ट डाल रखे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, वो प्रोडक्ट क्या उनके पास सच में हमेशा अवेलेबल होते हैं? नहीं होते हैं ना। लेकिन उन सारे प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह जो उन्होंने अपलोड करी होती हैं उसके लिए उनको कोई ना कोई डेटाबेस तो चाहिए होता है ना। तो वो जो डेटाबेस उनको चाहिए होता है वो ओरेकल और एसक्यूएल के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? ओरेकल और एसक्यूएल के द्वारा। लाइक कोई कॉलेज है, उस कॉलेज में 2500 बच्चे पढ़ते हैं, 2500 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब उस कॉलेज को उन 2500 बच्चों का डेटा स्टोर करना है कि किस बच्चे का क्या नाम है, क्या कौन सा वो कोर्स कर रहा है, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है, किस सेमेस्टर में है, किस क्लास में है, सारी चीजें उनको स्टोर करनी है। तो जाहिर सी बात है उनको डेटाबेस स्टोर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है ओरेकल या फिर एसक्यूएल। दो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ओरेकल और एसक्यूएल। तो ये जो ऊपर की तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने देखी, ये फ्रंट एंड में आपके काम आएंगी। और ये जो नीचे की आप दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख रहे हो ये आपके बैकएंड में काम आती है। ध्यान से समझना, हालांकि हम लोग ये सब चीजों को केवल समझ रहे हैं, हम लोग इन सब चीजों का यूज करके वेबसाइट नहीं बनाएंगे। हम लोग जो वेबसाइट बनाएंगे वो फ्री टूल्स का यूज करके बनाएंगे, लेकिन हमें ये सारी बातें पता होना चाहिए, ठीक है ना, डेटाबेस स्टोर करने के लिए, ठीक है। रूबी एक बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि फ्रंट एंड बैक एंड सब एक साथ मैनेज कर लेती है, ठीक है। तो अभी एक बात समझना, मैंने आपको ये समझाया कि फ्रंट एंड किसे कहते हैं, साथ ही साथ बैक एंड किसे कहते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि डेटाबेस किसको बोला जाता है, ठीक। तो हर एक वेबसाइट के पास फ्रंट एंड भी होता है जो सामने से दिखता है, बैक एंड जो पीछे से हो रहा होता है, और डेटाबेस जहां पे डेटा स्टोर होता है। क्या सभी को मेरी इतनी बातें क्लियर हुई? हाँ। रेस्ट ऑफ द लोगों को? Yes, sir. ओके फाइन, ठीक। सो अभी फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस समझा। अच्छा, एक बात समझना कि हमने बोला कि हम लोग फ्री टूल्स का यूज करेंगे, तो वो फ्री टूल्स कौन से हैं ये तो अभी सस्पेंस रखेंगे। अभी धीरे धीरे ही इस सस्पेंस को ओपन करेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और कॉन्सेप्ट का आइडिया लगाइए और ध्यान से समझिए इस बातों को। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट आप बनाने वाले हो एक हफ्ते के अंदर। ये सारी चीजें अगर आपने ध्यान से सीख ली और समझ ली तो विद इन अ 1 वीक आप एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट बना लोगे, जैसे कि केक बेकर्स वालों की आपने देखी है, ठीक। अभी एक चीज समझना, अभी हम लोग एक चीज समझते हैं कि किसी भी वेबसाइट को अगर हमें बनाना है तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, पहला डोमेन और दूसरा होस्टिंग, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ और किसी भी वेबसाइट को लाइव करना चाहता हूँ गूगल पे, तो मुझे दो चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, पहला डोमेन और दूसरा होस्टिंग। अब ये डोमेन और होस्टिंग किसे बोलते हैं पहले तो ये समझना होगा। तो किसी को आइडिया है डोमेन और होस्टिंग के बारे में? एनीवन? नहीं। बाकी किसी को? व्हाट इज डोमेन? कैन एनीवन प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज डोमेन? अगर आपको आता है तो आपको फील फ्री होना चाहिए कि हम बता सकते हैं, ठीक है। डोंट बी हेजिटेट, खुल के बात करिए तब ज्यादा मजा आएगा। No idea, sir. नो आइडिया। आयुषी जी?
चलो ठीक है। सो अभी मैं बता देता हूँ व्हाट इज डोमेन और व्हाट इज होस्टिंग। अब एक बात समझना, अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करो तो देखो हर एक वेबसाइट का अपना अपना एक यूआरएल होता है, हर एक वेबसाइट का अपना अपना एक नेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टीट्यूट है लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस के नाम से, तो हमारी वेबसाइट है lakshaitsolutionscom करके, ठीक है। इनका बिजनेस है केक का, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम रखा है cakebaker.store। कुछ लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को भी रन कर रहे हैं, कुछ लोग जोमेटो की वेबसाइट को रन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ध्यान से समझो तो हर एक बिजनेस की अपनी अपनी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट का अपना अपना एक यूआरएल होता है, ठीक है। तो वेबसाइट का जो यूआरएल होता है उसी यूआरएल में उस वेबसाइट का नाम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बात करो, मेरी वेबसाइट है www। यूआरएल मींस लिंक। हाँ, यूआरएल मींस लिंक। जैसे कि यहाँ पे लिंक आ रहा है ना, जैसे हम यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करेंगे तो ये लिंक आ गया। अब एक बात समझो, जैसे हमारी वेबसाइट है www.lakshaitsolutionscom करके, तो वो जो हमारी वेबसाइट का नाम है वो क्या है, lakshaitsolutionscom। तो वो जो lakshaitsolutionscom है वो क्या है, डोमेन है। lakshaitsolutionscom इज डोमेन। अब मान लीजिए इनकी वेबसाइट का नाम है cakebakers.store, तो cakebakers.store ये क्या है, डोमेन है, डोमेन का नाम है, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले हमको ये डोमेन बाय करना होता है। जब तक हम लोग ये डोमेन बाय नहीं करेंगे तब तक हम वेबसाइट लाइव नहीं करा पाएंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज करो, और भी बहुत सारे एग्जांपल देता हूं मैं। आप लोगों में से काफी लोगों ने लाफिंग कलर्स का नाम सुना होगा, तो एक बहुत ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट है लाफिंग कलर्स की। तो एक बात समझो, आपका बिजनेस जिस नाम से भी है आपको वेबसाइट भी उसी नाम से बनानी चाहिए। जैसे देखो इनकी वेबसाइट का नाम क्या है, laughingcolors.com, इनकी वेबसाइट का नाम क्या है, amazon.in। तो ये जो वेबसाइट, ये जो हम लोग यूआरएल लिखते हैं, इस यूआरएल में ये जो amazon.in या lakshaitsolutionscom हो गया या फिर laughingcolors.com हो गया, इसको डोमेन बोला जाता है। सबसे पहली बात, आप एक बात समझो, जब भी आप यूआरएल देखते हो तो यूआरएल में क्या क्या चीजें होती हैं ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जब तक आप ये बेसिक नॉलेज नहीं लोगे तब तक आप वेबसाइट अच्छे से नहीं डिजाइन कर पाओगे। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द वेबसाइट डेवलपमेंट। जैसे कि मान लीजिए, आप एक चीज समझिए, यहाँ पे अगर मैंने इसके होम पेज पे क्लिक किया, ठीक है, तो इसका होम पेज खुल गया और यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, cakebakers.store। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इनके कन्फेक्शनरी वाले सेक्शन में जाता हूं तो देखना अब क्या होगा। अब यहाँ पे लिख के आने लगा है cakebakers.store/confectionery, ठीक। अगर इनके ग्रोसरी आइटम में जाएंगे तो क्या होगा, तो लिख के आने लगा ग्रोसरी आइटम, ठीक। इसी तरीके से अमेजन की वेबसाइट के होम पेज पे है तो यहाँ amazon.in लिख के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पे पहुंच गए तो क्या होगा, तो देखो यहाँ। तो हाँ जी बताएं। हेलो सर। हाँ जी सर बताएं। थोड़ा एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, मेरा नेट चला गया था। ओके कोई नहीं, हम लोग वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अगर मैं इस वेबसाइट के होम पेज पे था, लाइक सपोज करिए अभी आप लाफिंग कलर्स के होम पेज पे हो, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है laughingcolors.com। लेकिन अगर हम इसके ट्रेंडिंग वाले पेज पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिख के क्या आ रहा है, laughingcolors.com कैटेगरी ट्रेंडिंग, ठीक है। अगर एंटरटेनमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे लिख के आ रहा है laughingcolors.com कैटेगरी एंटरटेनमेंट, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि यहाँ से अगर मुझे कोई ब्लॉग पढ़ना है, उस पर क्लिक करते हैं, तो अब क्या लिख के आ रहा है, laughingcolors.com, और उस ब्लॉग का एड्रेस लिख के आ रहा है। तो होता क्या है, सिंपल सी बात समझ लो कि अगर आप वेबसाइट ओपन करते हो और उस वेबसाइट के अंदर किसी भी सेक्शन में जाते हो तो जाहिर सी बात है हर एक वेब पेज का, हर एक सेक्शन का अपना अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है ना। तो वो एड्रेस उसके आगे लिख के आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इन्होंने यूआरएल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपकी जब वेबसाइट बनेगी और उसका जब यूआरएल होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले उसमें HTTP लगा होगा। देखो चाहे कोई भी वेबसाइट देख लो उसमें HTTP जरूर लगा हुआ है, लगा है ना HTTP। देखो इसमें भी HTTP लगा हुआ है, सब में लगा होगा HTTP, ठीक है। तो सबसे पहले HTTP होगा, उसके बाद होगा www. हाँ जी, तो हाँ जी बताएं।
जो HTTP होता है, ये हमारा URL होता है, सॉरी एड्रेस होता है। नहीं नहीं, HTTP इज ए प्रोटोकॉल जो कि सर्वर से डाटा लाने के काम आता है। सपोज करो हम कह रहे हैं कि अगर हम अमेजन की वेबसाइट रात के 2 बजे भी ओपन करेंगे, ठीक है, तो वो ओपन होती है ना? ऐसा तो नहीं होता कि वो ओपन नहीं होती। हम 24/7 कभी भी ओपन कर ले अनुपम, तो होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। तो अब एक बात बताइए, आपका बेसिकली HTTP पे हेल्प करता है हाँ, इन्फॉर्मेशन तो अब लाने एक में। बात समझिए, अमेजन वाले 24/7 तो नहीं बैठे होते ना कि कोई भी बंदा आके सर्च करेगा तो हम इसको यहाँ से इंफॉर्मेशन देंगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन सर्वर पे डाल दी होती है। तो HTTP एक तरह का समझ लो कोई एक पर्सन है जो कि सर्वर से डेटा ला के दे रहा है हमको हमारी स्क्रीन पे, ठीक है। तो सबसे पहले HTTP होता है, ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं इसमें। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। तो अभी इसके बाद हमारे वेबसाइट का URL आगे समझो, www.seosuccesstips.com। जैसे वेबसाइट का नाम है www.amazon.in, www.luxitsolutions.com, www.cakebakers.store। तो ये जो पूरा आप देखते हो ना, ये जो इतना आप पूरा देखते हो, इसमें ये जो आपका नाम है वो क्या होगा? डोमेन किसको बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे इतने पार्ट को, seosuccesstips.com। जैसे वेबसाइट का नाम है www.luxitsolutions.com, तो वो जो luxitsolutions.com है वो हमारा डोमेन है। उसके आगे जो www. लिखा होता है उसको सब डोमेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सब डोमेन। गॉट इट? उसके बाद आपने देखा कि आपके सामने मैंने जितनी भी वेबसाइट ओपन करी सब में कैटेगरी शब्द लिख के आ रहा है। कैटेगरी शब्द ये रिप्रेजेंट करता है कि उस वेबसाइट के अंदर हम लोग किस पेज में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैटेगरी लिख के आएगा, उसके बाद आर्टिकल नेम का मतलब है कि उस वेबसाइट के किस पेज में हम हैं, उस पेज का नाम लिख के आएगा। तो ये जो कैटेगरी होती है इसको स्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लग। और ये जो आर्टिकल का नाम होता है ये आर्टिकल नेम से ही याद रखो। तो कुल मिलाकर के URL में क्या क्या होता है? सबसे पहले HTTP होता है, उसके बाद वेबसाइट का नाम होता है। वेबसाइट के नाम में दो चीजें होती हैं, पहला डोमेन, दूसरा सब डोमेन। ध्यान से समझना, वेबसाइट के नाम में दो चीजें होती हैं, डोमेन और सब डोमेन। सब डोमेन बोलेंगे www को, और डोमेन बोलेंगे जो हमारी वेबसाइट का नाम होगा, लाइक seosuccesstip.com, ठीक। उसके बाद उसके अंदर हम लोग जिस भी पेज में है वो कैटेगरी रिप्रेजेंट कराएगा, किस पेज में है वो आर्टिकल नेम में लिख के आएगा, ठीक। अब एक बात समझना, आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा .com लगा होता है, कई जगह पे आपने देखा होगा .in लगा होता है, कई जगह पे आपने देखा होगा .org लगा होता है, देखा है ना? जैसे कि अभी हमने इनकी वेबसाइट ओपन करी तो इसमें लिखा था cakebakers.store। लाफिंग कलर्स की वेबसाइट देखो तो यहाँ लिखा है laughingcolors.com। यहाँ पे अमेजन की वेबसाइट देखो तो यहाँ पे लिखा है amazon.in। तो ये जो लास्ट में .in .com .org लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है लिख देते हैं। इसको बोला जाता है TLD। क्या बोलते हैं इसको? TLD। TLD का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन। क्या होता है TLD का मतलब? टॉप लेवल डोमेन। अभी टॉप लेवल डोमेन क्या है? ये टॉप लेवल डोमेन हमें ये बताता है कि हमारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन क्या होगा। क्या बताता है कि हमारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन क्या होगा? आप लोगों के साथ मैं एक लिस्ट शेयर कर रहा हूं आपके ही ग्रुप पे, जरा उस लिस्ट को ध्यान से देखिएगा। देखिए आप लोगों को ग्रुप पे एक लिस्ट भेजी गई है, इसको जरा देखिए प्लीज। ठीक, अभी यहाँ पे देखो कंट्री स्पेसिफिक डोमेन एक्सटेंशन क्या क्या होते हैं। जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडिया की ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट में .in लगा होता है, अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है। .au ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट्स में लगा होता है, .uk यूनाइटेड किंगडम, .pk पाकिस्तान। इसी तरीके से हर एक कंट्री की अपनी अपनी वेबसाइट का एक्सटेंशन होता है। कंपनी अगर आप कोई चला रहे हो या फिर आप कोई कम्युनिटी चला रहे हो या फिर कोई कोचिंग चला रहे हो तो .co लगा सकते हो आप। इंफॉर्मेशनल साइट, लाइक आपने कोई एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जिसमें केवल इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं तो हम लोग वहां पे .info लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से लिस्ट दी हुई है। अगर हम लोग .org लगाना चाहें, इसका मतलब हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। .com कब लगता है? .com लगता है कॉमर्शियल वेबसाइट्स में। कहाँ पे लगता है .com? कॉमर्शियल वेबसाइट्स में, ठीक है। तो ज्यादातर .com ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि .com अगर हम लगा लेते हैं तो वो हर जगह खुल जाती है, इंडिया में भी खुल जाती है, साथ में इंडिया के बाहर भी खुल जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक। तो इसीलिए बहुत ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट में आप .com लगा हुआ देखोगे। अमेजन की जो वेबसाइट है जिसमें .in लगा हुआ है ये इंडिया की है। अमेजन की एक वेबसाइट और है अमेजन.ca जो कि कनाडा की है।
जिसमें कनाडा से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। पाकिस्तान के लिए amazon.pk, देखिए ये अमेजन कनाडा का अमेजन है, देख पा रहे हो ना। यहाँ पे आप लुक के हिसाब से समझ सकते हो कि ये सारी चीजें यहाँ की तो हैं भी नहीं, ठीक है। और अपने इंडिया के लिए amazon.in होता है। हाँ amazon.in होता है, लेकिन अमेजन की एक वेबसाइट और है मतलब amazon.com। IN को तो IN का मतलब ये हो गया कि इसमें सिर्फ इंडिया के लोग ही देख सकते हैं। हाँ मतलब वो इंडिया में ही ओपन होगी, अगर इंडिया के बाहर हम ओपन करेंगे तो वो ओपन नहीं होगी। मतलब अगर अच्छा मैं अगर कनाडा में बैठा हूँ तो वो ओपन नहीं होगा। हाँ वो ओपन नहीं कर पाएगा, ओपन कर पाएगा बट उसका कोई फायदा भी नहीं है ना। जैसे कनाडा की वेबसाइट हम लोग यहाँ पे ओपन तो कर पा रहे हैं, लेकिन हमें क्या फायदा होगा यहाँ पे कनाडा की वेबसाइट ओपन करके, समझ रहे हैं ना। ये हमारे तो किसी मतलब काम ओपन कर लेंगे लेकिन उसके प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, गॉट इट। सो फाइन, अभी आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम लोग क्या समझ रहे थे यहाँ पे, हाँ डोमेन का स्ट्रक्चर समझ रहे थे, गॉट इट, फाइन। सो डोमेन का एक्सटेंशन स्ट्रक्चर जो है वो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो गाइज डोंट टेक इट लाइटली, आप लोग एक पेन पेपर और लेके बैठा करो सेशन के बीच में एंड राइट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आल्सो, ठीक है। सो अभी सबको यूआरएल स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, व्हाट इज यूआरएल स्ट्रक्चर? हाँ भैया। तो HTTP से लेके .com तक हमारा क्या होता था? हाँ तो देख लीजिए एक चीज और अनुपम, इसमें ये जो आपने लिखा है ना, जैसे मैंने आपका बोला कि आपके डोमेन का नाम, तो आपके डोमेन का नाम क्या है? डोमेन का नाम है seosuccesstip.com, लेकिन अगर हम बोलें डोमेन हमें पूरा बोलना पड़ेगा तो हम www डॉट लगा के ही बोलेंगे, ठीक है, www.seosuccesstip.com। तो हमारे डोमेन का नाम हो गया www.seosuccesstip.com, ठीक है। अब इसमें डोमेन के नेम को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, पहला डोमेन, दूसरा सब डोमेन। डोमेन के अंदर ये वाला पार्ट आ जाता है, सब डोमेन के अंदर www डॉट आ जाता है, ठीक है। और लास्ट में ये जो .com .in .org ये सब लगाते हैं ना, इसको TLD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TLD, या फिर इसको डोमेन एक्सटेंशन भी बोला जाता है। या तो फिर हम इसको TLD बोल सकते हैं, या तो फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? डोमेन एक्सटेंशंस। क्लियर हुई मेरी बात? लिस्ट मैंने आपको भेज दी हुई है गाइस, इज इट क्लियर? हाँ भैया। Okay. So now just move to the next point. So अभी सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि हम जो काम करते हैं, हम फैशन का काम करते हैं, ठीक है। तो हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, लाइक हमारी डिमांड है कि हम कानपुर ज्वेलरी.com करके एक वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। हम किस नाम से वेबसाइट बनाएंगे? कानपुर ज्वेलरी.com, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा जो बिजनेस है वो ज्वेलरी का है और हमारी जो शॉप है वो पूरे कानपुर में बहुत फेमस है, ठीक है। तो हम कानपुर करके एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक। तो मैंने अपनी वेबसाइट का नाम चूज कर लिया है। सबसे पहले मुझे इस नाम को बाय करना होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे कि कई कंपनीज का नाम सुना होगा, गोडैडी का नाम कितने लोगों ने सुना है? गोडैडी, हाँ सुना है। तो गोडैडी वाले क्या करते हैं, कोई बताएगा? ये नहीं पता। आप लोगों ने टीवी में भी गोडैडी का काफी ऐड देखा होगा। तो ऐड पहले आता आता था, था, आपको मात्र 99 रुपए में लग बनाए गया अपनी था। वेबसाइट, MS धोनी ऐड करते हैं इसका, हाँ याद आया? हाँ ठीक। तो ये जो इनको बोला जाता है, अच्छा एक बात समझो, जैसे कि आप एक कोई प्लॉट खरीदते हो तो प्लॉट की रजिस्ट्री होती है ना, हाँ या ना? तो इसी तरीके हाँ। से जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट को बनाने के लिए हमको सबसे पहले डोमेन बाय करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन नेम रजिस्ट्रार हैं काफी सारे जो कि ऑनलाइन बैठे हुए हैं और वो ऑनलाइन कस्टमर को पूरा सपोर्ट देते हैं, जिससे कि कस्टमर डोमेन ऑनलाइन तरीके से बाय कर पाए। जैसे कि सबसे पॉपुलर डोमेन नेम रजिस्ट्रार हैं, उनका नाम है गोडैडी। इसी तरीके से एक और भी पॉपुलर डोमेन नेम रजिस्ट्रार है जिनका नाम है नेमचीप। एक और है जिनका नाम है होस्ट गेटर, ठीक है। एक और है जिनका नाम है ब्लू होस्ट, ठीक। इस तरह के काफी डोमेन नेम रजिस्ट्रार मार्केट में हैं जो कि डोमेन बेचा करते हैं आप। मतलब सर जो आपने बेसिकली जो 4 लिस्ट की है GoDaddy से लेकर ब्लू होस्ट तक की, हाँ इनसे हम लोग अपना रजिस्टर करवाते हैं, मतलब परचेज
बिल्कुल करते हैं तो हमको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो बिल्कुल इनसे डोमेन परचेस करते हैं 4-5 लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। इसके सिवा और भी है। 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए माय डियर, जल्दी से सभी लोग दोबारा कनेक्ट कर लें प्लीज, सभी लोग दोबारा कनेक्ट कर लें। 40 मिनट्स में जूम की मीटिंग ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है।